क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है। इन दिस चैप्टर वी हैव टू क्लासिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन क्वेश्चन है व्हाई क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन, हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे क्यों? आपको पता है स्कूल में 300 400 500 1000 5000 बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो 5 6 या 10 15 क्लासों में हम क्लासिफाई करते हैं। कोई बता सकता है कैसे हम क्लासिफाई करते हैं? किसी बच्चे को 9th में रखते हैं, किसी को 10th में रखते हैं, किसी को 12th में रखते हैं, किसी को 3rd प्राइमरी में रखते हैं। ये किस बेस पर रखते हैं? कोई बता सकता है? ग्रुप्स। हाँ ग्रुप्स, मगर कोई बेस तो होनी चाहिए ना। किसी को, हाँ यस, IQ लेवल, बिल्कुल IQ लेवल के बेस पर। क्योंकि जिसका IQ है 3rd स्टैंडर्ड वाला तो उसको 3rd में रखते हैं, जिसका IQ है 10th स्टैंडर्ड वाला वो 10th में रखते हैं। उस IQ को चेक कैसे करते हैं हम? हमें कैसे पता चलेगा कोई 10th स्टैंडर्ड जैसा है? हम उसको एग्जाम्स लेते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जाम्स लेते हैं। तो उसके बेस पर हमें पता चलता है कौन सा बच्चा किस क्लास में है। कभी कभी बहुत ज्यादा बच्चा बड़ा भी होता है लेकिन वो छोटे क्लास में होता है। कभी कोई इतना ब्रिलियंट होता है, उसकी एज कम भी होती है तो हायर क्लास में हम उसको रख सकते हैं। तो कोई ना कोई क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वहां पर। एंड इन द सेम वे, और इजी होता है। अब उससे फायदा क्या है? हमें 500 बच्चे हैं, हमें 500 टीचर तो नहीं चाहिए ना, हमें 10 टीचर 15 टीचर चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। क्योंकि जब हमने 50 बच्चों को एक क्लास में रखा, 30 बच्चों को एक क्लास में रखा, तो एक टीचर, उनका IQ लेवल सेम है और एक टीचर आएगा एक बार पढ़ाएगा, सबको पता चल रहा। तो दिस इज क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई अगर हम करेंगे ऑन द बेस ऑफ देयर, यहाँ पर तो एग्जाम नहीं ले लेंगे ना एलिमेंट्स को, यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बेस पर, ठीक है ना। वी क्लासिफाई एलिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं उनको एक साथ रखते हैं। सपोज मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज लिथियम, ये क्यों आया ये मैं बाद में बताऊंगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, सिमिलर है प्रॉपर्टीज, तो इनको एक ही जगह पर रखा गया, एक ही कॉलम में रखा गया। तो फिर अगर हमने एक एलिमेंट को इनमें पढ़ा तो हमें सब की प्रॉपर्टीज पता चल जाती है, राइट? समझ आ रहा है ना? Studying only one element, we can study all elements of this group, right? समझ आ रहा है बेटा? Yes. Yes, sir. Okay. So why classification of elements? आप इसका आंसर लिखेंगे elements are classified on the basis of the properties। ये तो ठीक है। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? अगर क्लासिफाई करेंगे, studying of elements becomes easier and systematic। एलिमेंट्स को स्टडी करना ये easier बनता है and systematic बनता है। systematic, करेक्ट? सबसे पहला यही है। So elements are classified in order to make their study, simple words में, in order to make their study, शाबाश, easier and systematic। इतना याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा why are elements classified, आप कहेंगे elements are classified in order to make their study easier and systematic। सिंपल हो गया पहला क्वेश्चन, एलिमेंट्स। फिर दूसरा क्वेश्चन, अब पीरियोडिक टेबल क्या है? व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? अब तो अभी हमने कहा कि एलिमेंट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम इनको एक साथ रखते हैं कॉलम्स में या रोज में। अगर प्रॉपर्टी सिमिलर है या तो ऐसे सीधे कॉलम में रखेंगे, या तो ऐसे, सपोज मैं कह रहा हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो ऐसे रखा, या ऐसे भी रख सकते हैं। किसी सपोज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, बहुत सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज होती है, तो इसलिए इनको ऐसे रखा, इनको ऐसे रखा। तो ये
एक टेबल बन जाता है, करेक्ट। तो डिफरेंट एलिमेंट्स को जब डिफरेंट जगहों पर रखेंगे तो एक टेबल जैसा बनता है, और इसी टेबल को हम क्या बोलेंगे, पीरियाडिक टेबल, करेक्ट। सो अगर मैं इस बताऊंगा व्हाट इज अ पीरियाडिक टेबल, आप क्या कहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर, अभी बताया था मैंने, ऑन द बेस ऑफ देयर properties. Elements having similar properties are placed together, एक साथ इनको रखते हैं, while elements having dissimilar properties are placed separately in the form of a table which is known as periodic table. So what is periodic table? I can repeat. पहली बात, elements are classified on the basis of their properties. दूसरा point, elements having similar properties are placed together, while elements having different properties are placed separately in the form of a table known as periodic table. Right? हो गए दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन why elements are classified, और दूसरा क्वेश्चन what is a periodic table। अब तीसरा क्वेश्चन, राइट। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, व्हाट आर ग्रुप्स, पहले से ही हम पढ़ के रखेंगे। ग्रुप्स वो कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जिनमें हम एलिमेंट्स को रखने, सपोज इस कॉलम में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, ये ग्रुप है। या आपने 10th क्लास में पढ़ा है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, सपोज अगर पढ़ा है तो कार्बन में, तो ऐसे इनको ग्रुप्स बोलते हैं। सो आप बताओ, ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? सर वर्टिकल। गुड। तो ग्रुप्स का अगर आपको डेफिनेशन बतानी है तो आप कहेंगे वर्टिकल कॉलम्स। Vertical columns in the periodic table are known as groups. शाबाश। अब देखो बेटा, अभी तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली जब हम पूछेंगे तो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करना है। और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हमें आगे करना है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियड टेबल की बात अगर मैं करूं, अभी बताएंगे आपको, जो मॉडर्न पीरियड टेबल की बात जो मैं कर रहा हूं, उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है। कितने? ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने? शाबाश, 18। आज ये भी याद रखना है आज से ही। सो अगर मैं कहूं व्हाट आर ग्रुप्स, तो आप क्या कहेंगे, ग्रुप्स क्या होते हैं? शाबाश शाबाश, अभी याद होना चाहिए। Vertical columns present in the periodic table Vertical are columns. known as groups. How many groups are present in modern periodic table? 18 groups are present in modern periodic table. 18 groups are present in modern periodic table. There are 18 vertical columns or groups present in modern periodic table. Right? अब इसके बाद नेक्स्ट है, what are periods? Next, what are periods? हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। देखो, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रोज ऑलवेज बोलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स नहीं लिख सकते हैं। कॉलम ये टर्म है जो खड़ा होती है, स्ट्रेट होती है, दैट इज कॉलम, राइट? समझ आ रहा है ना? तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इन्हीं को बोलते हैं पीरियड्स। और याद रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, करेक्ट? सो व्हाट आर periods? They are the horizontal rows present in किसी भी टेबल में, but we had to do modern periodic table,
इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। देयर आर 7 horizontal rows or periods in modern periodic table. Correct? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। शाबाश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। आज हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया ये नया चैप्टर। बेसिकली हमें इस चैप्टर में मॉडर्न पीरियड टेबल से रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे देंगे। ऑल्दो ये चीजें एग्जाम में नहीं आती है, कभी एंट्रेंस में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर लो, एक्सप्लेन डॉबरिनस लॉ ऑफ ट्राइड्स। सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन, जो आज का टेबल है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये 1916 में दिया गया। लेकिन उससे पहले क्या क्लासिफाई एलिमेंट्स नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन सबसे पहली कोशिश जो थी वो 1817 में की थी एक जर्मन साइंटिस्ट ने। जस्ट फॉर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपने 9th क्लास में किया है ये। जर्मन साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1817 में कोशिश की, उन्होंने, उसका नाम था डॉबरिनर, और उसने क्या कहा, उसने ट्राइड्स बनाई, 3 एलिमेंट्स को उसने देखा, इनकी प्रॉपर्टी सेम, इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स को बोलते हैं, राइट। सो अब उसने क्या कहा, बड़ा सिंपल है। पहला ट्राइड उसने दिया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। उसने कहा जो इनका एटॉमिक मास होता है, जैसे लिथियम का 7, ठीक है ना, इसका 23, इसका 39। उसने कहा अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे फर्स्ट एंड थर्ड का, अरिथमेटिक मीन फर्स्ट एंड थर्ड का 7 + 39/2, ये था मीन। हम मैथ्स में जो मीन निकालते हैं तो वो कितना आ रहा है, ये तो 23 आ रहा है। 23। उसने कहा जो फर्स्ट एंड थर्ड का जो अरिथमेटिक मीन है वही होता है मिडल वाले का। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाती है तो इनमें सेम प्रॉपर्टीज है, ये एक ट्राइड है, क्लासिफाई हो गया। उसने कहा इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। ये आज भी सही है कि इन तीन की प्रॉपर्टी सेम है, एक ही ग्रुप में होते हैं, लेकिन ये रूल सही नहीं है, मगर उसने ये निकाल दिया। इसी रूल के बेस पर ये पहला ट्राइड उसने ले लिया कि ट्राइड्स में क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या थे, अरिथमेटिक मीन ऑफ atomic mass of first and third element is equal to the middle element, right? Suppose एक और लेते हैं हम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। क्लोरीन का आपको पता है 35.5 होता है एटॉमिक मास, इतना यू मैंने लिखा नहीं, ये तो पता है यू है, मास है तो यू। एवरेज रिलेटिव मास जो हमने पहले, इसका 80 होता है और इसका 127 ऑलमोस्ट होता है, 126.9, दैट इज 127। कर लो पहले फर्स्ट एंड सेकंड का अरिथमेटिक मीन अगर हम निकालें, 35.5 + 127/2, ये निकल जाता है 81.25 मीन करके। तो तकरीबन नजदीक है ना, और इक्वल तो नहीं है, लेकिन उसने कहा क्लोजर है, यस। इसलिए उसने कहा हाँ इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दी सेम होगी। इसको हम बोलते हैं सेकंड ट्राइड। बहुत सारे ट्राइड्स बनाए उसने, तीसरा ट्राइड बताता हूं। तीसरा ट्राइड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का 40U है, ठीक है, स्ट्रोंशियम का 88U है, और इसका होता है बेरियम का 137U। जरा निकालिए आप पहले और थर्ड का अरिथमेटिक मीन निकालिए। उसने कहा ये बिल्कुल क्लोज आ रहा है,
137/2, 177/2, 88.5. तो इट इज वेरी क्लोज टू दिस, राइट, मिडल। सो ये लाफ ट्राइड है, लेकिन इस लाफ ट्राइड की एक कमी ये थी, लिमिटेशन ये था कि इस लॉ को हमने बस यही 9 एलिमेंट्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना। इट कुड नॉट क्लासिफाई ऑल एलिमेंट्स, तो इससे कोई इट कुड नॉट, लेकिन तब भी इस क्लासिफिकेशन को हम एक ब्रेक थ्रू मानते हैं। सारे एलिमेंट्स को इसने क्लासिफाई तो नहीं किया, लेकिन कोशिश तो की ना उसने। समझ आ रहा है ना। ये था पहला लॉ ऑफ ट्राइड्स गिवन बाय डॉबरेनर इन 18, शाबाश, कब दिया था? 17। शाबाश, 1870। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो हमने बेसिकली करना है, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नेक्स्ट है, इसके बाद आया एक और साइंटिस्ट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये बहुत सालों बाद, ये आसान नहीं है ये रिसर्च। अभी हमें लगता है ये इजी है, लेकिन उस टाइम जब कुछ नहीं था, शून्य था, कुछ पता नहीं था, उस टाइम जो ये रूल्स है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखो बेटा, 1865 में एक अंग्रेज आया, इंग्लिश साइंटिस्ट आया, उसका नाम था न्यूलैंड। उसने एक लॉ दे दिया, उसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसके दिमाग में आ गया उस टाइम, सपोज बेरिलियम से या लिथियम से स्टार्ट करेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो 1865 में नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थे, सो नियॉन का कंसेप्ट नहीं था, आर्गन का कंसेप्ट नहीं था। फ्लोरीन के बाद डायरेक्टली फिर क्या होगा? सोडियम। अब उसने देखा कि यहाँ पर, क्योंकि पहले ही पता था ना, इससे पहले ही साइंटिस्ट उसने कहा था ना पहले ही कि सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती है? सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मिलती जुलती है, तो ये एक ही साइड में आनी चाहिए, एक ही लाइन में आनी चाहिए। इसने कहा ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने हिसाब से, बेटा ये कौन कर रहा है डिस्टरबेंस? उसने अपने हिसाब से क्या किया काम, इसने बताया कि एक म्यूजिकल जो सारे गामा है, सा, फिर रे, गा, मा, सारे गामा, नी, सारे गामा के बाद क्या है? पा, सारे गामा पा। हाँ, सारे गामा पा, सारे गामा पा दा और नी। हाँ, सारे गामा पा दा नी। उसके बाद क्या है फिर? सा तो ऑलरेडी लिथियम में लिखा है, उसने कहा तभी तो ये सोडियम इसके नीचे आया। करेक्ट, क्योंकि सा के नीचे सा आएगा। वत्सलदार कौन है बेटा? ये म्यूट कर लो, ये आवाज आ रही है उधर से। ठीक है, सारे गामा पादा नी सा। तो उसने कहा कि जो ये 8 नोट है बेसिकली, सारे गामा पादा नी, तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां जो नोट होता है वो रिपीट हो जाता है, तो इसलिए एलिमेंट भी रिपीट होता है। फिर सोडियम के बाद आएगा, उसके हिसाब से सोडियम के बाद यहाँ पर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम आ जाता, फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर सिलिकॉन आ जाएगा, फिर फास्फोरस आ जाएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा। उसने कहा इधर से फिर वही चीज एप्लीकेबल है, सारे गा मा पा दा नी, और फिर सा, फिर नीचे आ जाएगा। और इसके बाद उसने देखा कि उसके बाद फिर आएगा यहाँ पर पोटेशियम। तो इसका मतलब है लिथियम
ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गए तो ये ऑटोमेटिकली ये लॉ जो है खत्म हो गया ना, फिर तो 9th नोट आ जाएगा ना। जब सपोज बाद में जब नोबल गैस डिस्कवरी हो गई, यहाँ नियॉन आया, तो ये रूल तो खत्म हो गया क्योंकि नियॉन की जगह यहाँ पर है। सो नोबल गैस डिस्कवरी के बाद ये खत्म हो गया। और इसका ये लिमिटेशन भी था, पोटेशियम के बाद कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं था। फिर कैल्शियम के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी नहीं थी, इसलिए लॉ क्या हो गया, ये फेल हो गया। बता सकते हो आप लॉ ऑफ ओक्टेव्स क्या कहते हैं? When lighter elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, correct? The properties of every 8th element gets repeated like the 8th note of musical scale. ये law है। This law was given by Newland in 1865. According to law, when lighter elements are arranged in the higher वालों को नहीं है, in the increasing order of their atomic masses, the 8th element, properties of every 8th element is repeated like the 8th note of musical scale. Correct? But limitation क्या है इस law का? This law could not explain, this law could not classify elements beyond calcium, and दूसरा, this law failed altogether after the discovery of noble gas. बेटा समझ आया यहाँ तक? ठीक है ना? मैं आज ये डाल दूंगा PDF इसी में, तो उससे लिख लीजिएगा कॉपी में, राइट? फिर देख लेंगे नोट्स का क्या करेंगे, राइट? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है बेटा, समझ आया आज यहाँ तक? हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने किया वाई क्लासिफिकेशन, दूसरा पार्ट किया हमें व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, फिर क्या व्हाट आर ग्रुप्स, फिर क्या व्हाट आर पीरियड्स, फिर क्या डॉबरिन्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, फिर क्या हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्टेव्स, यहाँ तक हमने किया और इसकी लिमिटेशन। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन।